पारा अगर गर्मी का 45 के पार है तो राजनीति का पारा 90 के पार है। पूर्व विधायक नरेश शर्मा बादरी मौजूद है। जनता की मेहरबानियों से ही गढ़ बढ़ते हैं और जनता के साथ जो लोग कुठारघात करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जनता के साथ वादा खिलाफी करते हैं, उनका इलाज करना भी जानते हैं। साहब, आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी खराब, आपकी नज़र में दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस खराब, आपकी नज़र में दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला उनकी जेजेपी पार्टी खराब। 30 साल तक मेरी कांग्रेस पार्टी में साधना भंगी हुई है, दर्द दिल बयां करता हूँ। सिर्फ काम नरेश शर्मा पूर्व विधायक बादरी जो मेरे साथ बैठे हैं सिर्फ इन्होंने करवाए हैं, उसके बाद और उससे पहले कोई विकास कार्य हुए ही नहीं। तो जनप्रतिनिधि को यही पता नहीं वो है कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो कौन सी कंपनी आप अक्सर बताते हैं? PPP, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गुलाबी गैंग। उनके आशीर्वाद के बगैर साहब आपकी नैया भी तो पार नहीं लगेगी। उनका इशारा ना होया ना हो, उनका इशारा दिशा भी है। अब टिकट में ले रहा था और पिता पुत्र वोट निर्दलीय की मांग रहे थे खड़ा करके, फिर उनके इशारे की क्या गारंटी है। एक बार शैलजा जी उनसे पहले भी नाराज हो गई थी और वो राज्यसभा में जीत के चली गई थी, तो उनसे आप जैसे पत्रकार साथी ने सवाल किया था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब शैलजा तो आप जीत कर चली गई, राज्यसभा की मेंबर बन गई, आप तो उनसे खुश नहीं थे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या होता है राज्यसभा का मेंबर, ये तो विवाह शादियों की घोड़ी होती है, मैदान जंग का घोड़ा तो वो होता है जो चुनाव लड़के पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाता है। तो आज उनके पास जवाब ही नहीं बनता कि अब ये विवाह शादियों की घोड़ी है राज्यसभा का मेंबर हमारा भाई दीपेंद्र या मैदान जंग का घोड़ा है, और उनके आशीर्वाद से ही बनते, तो वो खुद दोनों क्यों हार गए पिता पुत्र। एक थाली में खाने वालों और आज इतनी बगावत शुरू। मैं तो धोखा खाया हुआ व्यक्ति हूँ, 30 साल की साधना भंग कर दी उन्होंने, बार बार धोखा किया और मैं उनकी जय बोलता रहा, उनका वफादार रहा। वो तो काली जबान है। अब काली जबान से ये पूछते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे? वो सवाल ही पैदा नहीं होता जी, 1%। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन सी कांग्रेस है, G23 है या बागी कांग्रेस है या दागी कांग्रेस। अभी चौटाला के बारे में, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो बता दीजिए, काली जबान कहती क्या? 20 सीट पर पहुंच गया अभय सिंह चौटाला। कौन सी 20 सीट? हवा में तीर मारने से 20 सीट आगे आ जाएंगे आप? नहीं, हवा में तीर क्यों मार रहे हैं? कौन सी 20? मीडिया बता रहे हैं, अलग अलग चैनल कौन सी मीडिया बता रहा है 20 सीट? और महागठबंधन बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। सब महागठबंधन उखाड़ेगा, जनता उखाड़ेगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर एक बार फिर दोबारा से मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ हम मौजूद आज बादली विधानसभा झज्जर के अंदर। हमारे साथ खास बातचीत में पूर्व विधायक नरेश शर्मा बादरी मौजूद हैं और ये बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे अक्सर इनके हमारे साथ खास बातचीत में होते हैं। हरियाणा की राजनीति में आग सी लगी हुई है। पारा अगर गर्मी का 45 के पार है तो राजनीति का पारा 90 के पार है। हर सरगर्मियाँ तेज हैं, हर पार्टी कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता के पीछे धड़ाधड़ बैटिंग हो रही है और रात और दिन नेता कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार दौर में लगे हुए हैं। नरेश शर्मा से कई विषयों पे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ दीपेंद्र का गढ़, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ था, क्या अब भी है, या फिर अभय चौटाला को जो यात्रा निकली है उनसे इनकी पार्टी पे कितना फर्क पड़ने वाला है ये भी जानेंगे। साथ साथ करेंगे पहलवान के मुद्दे के ऊपर बात हुई क्योंकि पहलवान का मुद्दा चला हुआ था, कहीं ना कहीं पहलवान का मुद्दा भी अब एक खारिज सा हो चुका है। और अब बात करेंगे हम संदीप सिंह की, इनके खुद के झज्जर के अंदर का मामला है। खेल मंत्री जो महिला कोच थी वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है, ये कितनी आवाज़ उठाने में सक्षम हुए उस मुद्दे को लेके ये भी बातचीत करेंगे। नरेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। आपका भी यहाँ पहुँचने पर भी स्वागत है और तमाम के तमाम दर्शकों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। नरेश शर्मा, सबसे पहले मुद्दा हमारा ये रहेगा, आपकी बादरी विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें तो सरगर्मियाँ यहाँ भी काफ़ी तेज़ हैं। आए दिन बड़े बड़े नेता प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ भी आगे आपके अभय चौटाला भी कर रहे हैं, बीजेपी के भी कर रहे हैं, अभी दीपेंद्र आके गया है। माहौल क्या है, क्या लगता है? नरेश शर्मा आज से 1 साल पहले बोलते थे दबंग आवाज़ में, नरेश शर्मा तो गरीब ब्राह्मण है भाई, जोड़ी करके वोट मांग रहे अगर जनता मेरे साथ है। तो आज क्या लगता है, नरेश शर्मा वही है या फिर कुछ बदला बदला लग रहा है, या जनता का माहौल कुछ बदला लग रहा है? नहीं, देखिए, बदलाव तो आते जाते रहते हैं, ये परिपाटी है और जब से सृष्टि रची है उतार चढ़ाव और बदलाव आते जाते रहे हैं और ये प्रकृति का नियम भी है बदलाव।
और मैं ये बताना चाहूँगा कि भली बाती जोड़ी पसारना ही हमारे पास सबसे बड़ा जरिया है। जनता की मेहरबानियों से ही गढ़ बढ़ते हैं और जनता के साथ जो लोग कुठारघात करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जनता के साथ वादा खिलाफी करते हैं, उनका भली बाती जनता जनार्दन सम्मानित मतदाता इलाज करना भी जानते हैं। तो क्या बात है, अब की बार किसका इलाज करने वाले हैं बादली विधानसभा? जिन्होंने कुठारघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता के साथ वादे किए और फिर मुंह फेर लिया जनता। और आज आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे को किसी से व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है। और रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 154 वादे अपने मैनिफेस्टो में देखे थे वो पूरे करने तो बहुत दूर की कोडी है, बहुत दूर की बात है। उन्होंने शायद सत्ता प्राप्त होने के बाद में अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र पढ़ के भी नहीं देखा होगा। साहब, आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी खराब, आपकी नज़र में दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस खराब, आपकी नज़र में दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला उनकी जेजेपी पार्टी खराब, आपकी नज़र में पार्टी सिर्फ ये की है ओम प्रकाश चौटाला, इनेलो पार्टी ठीक, बाकी सब पार्टियाँ खराब है आपकी नज़र में? देखिए, चौटाला साहब जनता दरबार लगाते थे, सीधा संवाद करते थे जनता के साथ और बीच में बैठकर जनता की समस्याएं और छोटे मोटे जो काम थे, एसडीएम लेवल के, डीसी लेवल के, जो जिले स्तर के काम थे, उनको तुरंत प्रभाव से अधिकारियों की फौज लेकर चलते थे, वही निपटाते थे। और आज दूध और पानी छन रहा है और आज जनता ओम प्रकाश चौटाला की जो जनहित की नीतियाँ थी, लोकहित की नीतियाँ थी, जनता के सामने संवाद करते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे और वही निपटारा करते थे। तो इस तरह की कार्रवाई का संचालन किसी भी पार्टी ने नहीं किया। और मैं तो 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ और एक पत्रकार महोदय मेरे को कह रहा था कि आप कांग्रेस के भी पीछे पड़ जाते हो। मैं कई बार बचने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे जो पत्रकार साथी है ना, इतने मेहरबान रहते हैं उनके ऊपर कि वो घुमा फिरा के बात को वहीं डांट देते हैं। अब मैं ना बोलूँ तो ये अपेक्षा हो जाएगी आगे हम सवाल पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहा, और मैं बोलूँ तो जनता को सच्चाई से, हकीकत से अवगत करना चाहता हूँ। अब उसमें किसकी बुराई होती है, किसकी भलाई होती है, जिसने जो करे हैं कर्म उनका तो बखान करना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर मैं तो 30 साल तक मेरी कांग्रेस पार्टी में साधना बनी हुई है, दर्द दिल बयां करता हूँ। अब उसमें किस किस का लपेटा लगता है, ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ ज़्यादा, ना कोई लिखी हुई कविता पढ़ता हूँ। मैं तो जो बोलता हूँ ना, दिल से और अंतरात्मा से बोलता हूँ। मेरे साथ नरेश शर्मा पूर्व विधायक बादली से बने हुए हैं। आप जब विधायक थे आपने कौन से तीर मार दिए था? आप कहते हैं, अब हम आप बातचीत करेंगे कांग्रेस के विधायक के यहाँ से, बादली से, आपकी आशाओं पे कितने खरे उतरे कांग्रेस के विधायक, ये भी बता दीजिए। एक बात बताऊं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता मैं। ये बात मेरे बादली विधानसभा के मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से, साथियों से पता करो कि भी नरेश प्रधान रात और दिन काख में आपके कागजों की फाइल लेकर और आपके साथ घूम घूम कर काम कराता था नहीं। और जो भी भाई, चाहे वो यहाँ आया, चाहे वो बादली कार्यालय था वहाँ आया या चंडीगढ़ गया, मैंने अपनी जनता जनार्दन को, मतदाता को भगवान का दर्जा दिया है और उनके कदम सड़कों पर। और एक भी कार्यकर्ता या 5 साल से लेकर 95 साल तक का बुजुर्ग ये कह देगा हम नरेश प्रधान के पास गए थे और उसने माथे में त्योड़ी की या हमारे मान सम्मान में फर्क पहुंचाया, तो मैं कभी राजनीति की बात नहीं करूंगा। नरेश शर्मा जी, आप विधायक रहे हैं यहाँ से, यानी कि झज्जर में सिर्फ काम नरेश शर्मा पूर्व विधायक बादली जो मेरे साथ बैठे हैं सिर्फ इन्होंने ही करवाए हैं, उसके बाद और उससे पहले कोई विकास कार्य हुए ही नहीं। जो सड़कें बनी हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ी हैं, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल खड़े हैं, खाली नरेश शर्मा की देन है। पहले और बाद कोई ऐसा नेता ही नहीं आया जिसने काम नहीं करवाए। 5 साल भी आपके ही काम हुए। ये तो आप कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने रात दिन भरपूर प्रयास किए और उनके सकारात्मक परिणाम आए। और जो मेरे ऊपर विश्वास मेरे भाइयों ने, मेरे मतदाता ने, 36 बिरादरी के भाइयों ने जताया था, उस पर मैंने भरसक प्रयास किए कि मैं इनके विश्वास पर खरे उतरूं। और ये नहीं है कि हमारे से पहले या बाद में कोई काम नहीं, काम हुए हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो झूठ के ट्रक खाली करते रहे, ईंट भी नहीं लगी, कार्यकाल पूरा होने को है।
तो मैं पहले भी हुए, हमारा भाई था धीरपाल, बहुत सज्जन पुरुष था, और उसके शराफत के किस्से समूचे हरियाणा प्रदेश के अंदर बताए जाते हैं। उसने भी काम कराए हैं। आप अपने समय में सब ने अपने प्रयास किए और काम हुए हैं। हमने और कुछ ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा हमारे को कामयाबी मिली, ज़्यादा काम कराने में हम सक्षम हुए। मैं ये कभी नहीं कर किसी को दोष नहीं दे रहा अगर किसी ने कोई काम नहीं करा। समय समय पर जिसकी जैसी क्षमता थी काम कराए हैं सबने। मैं अकेला नहीं हूँ। इन 5 साल में नहीं हुए? नहीं, आप बता दो कोई मोरी कीट लगी हो तो आप इस जगह होते, आप क्या करवाते? चलो हम आपकी पूरी कर देता हूँ। नरेश शर्मा विधायक जी मेरे साथ मौजूद हैं। अगर ये विधायक होते अब कांग्रेस से और इसी सीट के ऊपर इसी जगह, तो सब सरकार तो बीजेपी की है। अब वो तो ये कहते हैं गारंट नहीं देते, हमारी चलती नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, सेंटर में सरकार, हरियाणा में सरकार बीजेपी की। तो आप कौन सा तीर मार लेते हैं? मैं तो, आप अपने लाइजन होते हैं और आप अपनी फितरत होती है, अड़गम तगड़म कड़गम जो भी करता, अपने भाइयों का मान सम्मान करता और 80-85% रिजल्ट देता। आज तो जनप्रतिनिधियों को यही पता नहीं वो हैं कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। बस एक बार आँख में, जनता की आंखों में धूल झोंका और पिता पुत्र का आशीर्वाद दिया और एमएलए बन गए। फिर अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनका निर्वाह करने का प्रयास ना किया, बल्कि गोलीबाजी और ज़्यादातर जनता को गुमराह करने में, झूठ बोलने में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोगों को बादली की हल्का कभी बर्दाश्त नहीं करती। बादली की जनता ये पारदर्शी नज़र रखते हैं। इन्होंने बड़े बड़े योद्धा नेताओं को धूल चटाने का काम किया है। चलो, पिता पुत्र की कंपनी बोलते, कौन सी कंपनी आप अक्सर बताते हैं, ये कौन सी कंपनी खड़ी करती है? पीपीपी, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गुलाबी गैंग। गुलाबी गैंग, चलो मान लेते हैं। भूपेंद्र सिंह और दीपेंद्र के बारे में पीपीपी यानी कि पिता पुत्र कंपनी गुलाबी गैंग बोलते हैं। उनके आशीर्वाद के बगैर साहब आपकी नैया भी तो पार नहीं लगेगी, क्योंकि साहब आशीर्वाद जरूरी है। नरेश शर्मा जी, ये मत भूलिए, चुनाव आने वाले हैं, सर पे चुनाव है, और उनका इशारा नहीं हुआ तो नरेश शर्मा की नाव भी अभी बिना पानी में डूब जाएगी। उनका इशारा ना होया ना हो, उनका इशारा तो ऐसा भी है, टिकट में ले रहा था और पिता पुत्र वोट निर्दलीय की मांग रहे थे खड़ा करके। फिर उनके इशारे की क्या गारंटी है, होगा कि नहीं होगा? उनका इशारा नहीं होगा और उनके इशारे पर महापर ले आती हो और जीत हार होती हो तो पिता पुत्र दोनों घर क्यों बैठे हैं हार के? एक शैलजा थी, गरीब हरिजन की बेटी, उसके साथ विश्वासघात किया, चुनाव में उसका उपयोग किया, और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उसका बेटा हार गया। पहले तो वो दाएं बाएं कहते सुने जाते थे, जगह जगह कहते सुने जाते थे। एक बार शैलजा जी उनसे पहले भी नाराज हो गई थी और वो राज्यसभा में जीत कर चली गई थी। तो उनसे आप जैसे पत्रकार साथी ने सवाल किया था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब, शैलजा तो आप जीत कर चली गई, राज्यसभा की मेंबर बन गई, आप तो उनसे खुश नहीं थे। तो उन्होंने जवाब दिया था कि क्या होता है राज्यसभा का मेंबर, ये तो विवाह शादियों की घोड़ी होती है। मैदान जंग का घोड़ा तो वो होता है जो चुनाव लड़के पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाता है। तो आज उनके पास जवाब ही नहीं बनता कि अब ये विवाह शादियों की घोड़ी है राज्यसभा का मेंबर हमारा भाई दीपेंद्र, या मैदान जंग का घोड़ा है, और उनके आशीर्वाद से ही बनते तो वो खुद दोनों क्यों हार गए पिता पुत्र? नरेश शर्मा जी, क्या क्या दुख है ऐसा आपको? गुलाबी गैंग पी को आप सबसे आगे रखते हो और उनको धार पे रखते हो, आपको ऐसा क्या क्या बिछड़े दूर हो गए एक थाली में खाने वालों, और आज इतनी बगावत शुरू, क्या बात है जी? करके आप इधर करो। जब इस क्षेत्र के अंदर घोषणा नहीं दिया जाता था, विशेषकर मेरे बादली विधानसभा के अंदर, और आप कह रहे थे ना गढ़ है, और यहाँ देवीलाल के मुरीद थे लोग, उनके नाम पर जीते थे और उनके नाम पर मरने के लिए तैयार थे। तो जब मैं उकड़ू बैठ बैठ के अपने चाचा ताऊ के पैर दबा दबा के मना के, उनके पैरों में माथा टेक के उनके चरण लेके मनाता था, मगर जी ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं तो काली जी मेरी जब कहता था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन मुख्यमंत्री बन गया, बनेगा, और वो बन गया। अब और उसने जो पुराने साथी थे उनका वध करने का काम किया। मैं 30 साल की साधना भंग हुई है, मैं यहां तक भी तैयार था, अगर वो मेरे को आदेश देता और मेरे को कहता पूरे शरीर पर बारूद बांध ले और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, और भारत माता की जय बोल के और आतंकवादी गुट में पाकिस्तान में बढ़ जा तू, या पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवादियों में बढ़ जा,
तो मैं ये सोचता मैं अमर हो गया। मैं तो धोखा खाया हुआ व्यक्ति हूँ। 30 साल की साधना भंग कर दी उन्होंने, बार बार धोखा किया, और मैं उनकी जय बोलता रहा, उनका वफादार रहा, और मैं जिसके साथ रहा उसका वफादार रहा। और अगर उन्हीं के रहमो करम पर एमएलए और एमपी बनते हैं तो ऐसे एमएलए और एमपी तलवे चाट कर जहाँ शोहरत मिलती हो, ऐसी राजनीति हमारे को नहीं करनी। हम स्वाभिमान अपना बरकरार रखना चाहते हैं। साहब राजनीति में सब जायज है। राजनीति का मतलब राजनीति, जिसको जायज लगता है वो कर रहे हैं राजनीति, जिसको जायज लग रहा है वो कर रहे हैं राजनीति, लेकिन हमारे को ये मंजूर नहीं है किसी भी सूरत में। लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जो लोग कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही थे, घुसपैठ होगी कांग्रेस के अंदर, चापलूस चाटुकार और अवसरवादी लोगों ने इसके अंदर स्थान मिला, उनको मान सम्मान मिला, दलालों को मान सम्मान मिला। और मैं ये कहते हुए कांग्रेस की पार्टी के नेताओं को सुनता हूं कि एक भी आदमी कोई, भाई साहब यहाँ खुली बोली लगती थी नौकरियों की, और झज्जर में ही कई दुकान खुली हुई थी। और अगर कोई भाई ये भी कह दे, सरपंच बना था मैं, 90 दिसंबर में चुनाव हुआ था, 91 से गिन लो, जिला पार्षद रहा हूं, भाई भाइयों ने बार बार समय समय पर मेरे को आशीर्वाद दिया। अगर कोई भी मेरा भाई, मतदाता, मेरे परिवार का सदस्य, मेरी विधानसभा का सदस्य, अगर ये कह दे कि मेरा काम तो बन गया और उस काम की एवज में हमारे भाई प्रधान नरेश ने एक गिलास पानी भी पिया, तो मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा। चलो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा मेरी खाली जुबान है, हाँ जी, और मेरे मुख से निकल गया कि हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री बन भी गए वो आपने। हाँ बना, 2 बार बना। चलो मैं उसके साथ था ना, जब मैं बनता था तो वो बनता था, और मैं ना बनूं ना तो वो भी ना बना। ये लिख दियो अलमारी में जाकर। नरेश शर्मा जी पूर्व विधायक मेरे साथ में, तो काली जबान है। अब काली जबान से ये पूछते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जी, 1% भी। G23 क्या है उनसे पूछना ना, आप जाओ तो। आप कौन सी कांग्रेस के हो? कांग्रेस के बागी है वो तो। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया था 2019 में रोहतक रैली करके कि हम कल अपना पार्टी का नाम भी रखेंगे, और एजेंडा भी प्रस्तुत कर दिया था, और कांग्रेस से बगावत कर दी थी, और नई पार्टी बनाने की तैयारियां कर ली थी। वन मैन आर्मी हरियाणा में, वन मैन आर्मी। जम्मू कश्मीर के अंदर वे जो केसरिया मास्क लगाकर केसरिया पगड़ी बांध रखी थी 5 नेताओं ने, उसमें क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे? मैं पूछ रहा हूं कौन सी कांग्रेस है? G23 है या बागी कांग्रेस है या दागी कांग्रेस? बागी और दागियों से मुक्ति दिलाने वाली कांग्रेस कौन है? गोहाना हुड्डा साहब ने घोषणा करी थी। तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी है जिसको एक बार नकार दिया उसको नकार दिया। इन्होंने समय समय पर कांग्रेस पार्टी से बगावत की है, छड़ावा किया है। कांग्रेस के शीर्ष जो नेता थे हरियाणा प्रदेश से, उनका वध करने का काम किया है, एक साजिश के तहत उनको निकालने का काम किया है। 1-2 कांग्रेस के जो सीनियर नेता है उनके पीछे हाथ धो कपड़े हुए हैं, उनको भी निकालना चाहता है, लेकिन वो जमे हुए हैं क्योंकि वो परंपरागत कांग्रेसी है। शीर्ष नेता सुरजेवाला, कुमारी बहुत है। चलो नरेश शर्मा जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने जो बताया मेरी काली जबान ये बन नहीं सकते। लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में, कांग्रेस अगर जिंदा है तो उनके कंधे के ऊपर पूरा भार रखा हुआ है। आज कांग्रेस अगर जिंदा है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की वजह से आज उनके प्रोग्राम हो रहे हैं पूरे हरियाणा में, आप नजर टिकाए बैठे हैं। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस का असर होगा क्या? 2-2.5 हजार आदमियों को 25,000 बता दो आप। चलो मान लेते हैं हमारे इतने सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है इनके प्रोग्राम में। अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो देखो, आप आंखें खोलो, अभय सिंह चौटाला की हो रही है। देखो आप एक एक गांव में, नुक्कड़ सभाओं में। आप तो उस पार्टी के, आप तो पार्टी के गुणगान करेंगे। मैं पार्टी का गुणगान नहीं, मैं हकीकत से अवगत कर रहा हूँ। पार्टी का गुणगान तो मैंने 30 साल कांग्रेस का भी कर लिया, लेकिन मैं हकीकत से अवगत कर रहा हूँ कि इनेलो पार्टी की अभय सिंह के प्रोग्रामों में, नुक्कड़ सभाओं में 2.5-2.5, 3-3 हजार आदमी, 5-5 हजार आदमी हो रहे हैं। आपने देखा नहीं? आपको सिरसाई दिखाई दे रहा, सिरसा नहीं देखा? ना रोडों पर लोग ना उड़ रहे थे, ना सभा सदल पर लोग ना उड़ रहे थे। उनका घर ऐसे, उनका घर क्यों? आप दूसरे हल्के में देखो, कौन सा? एलनाबाद में देखो, अभी रतिया में देखो, आप सिरसा एलनाबाद उनका एरिया है। रतिया में देखो ना, आप रतिया में देखो, आप आशी के अंदर देखते, आप हिसार के अंदर देखते, आप बादली के अंदर देखते। आपको बुलाया था, आप आए नहीं साहब। इतनी भीड़ तो बलराज कुंडू ने यात्रा निकाली तो भी भीड़। बलराज कुंडू की यात्रा में किसी को व्यक्तिगत द्वेष भावना नहीं रखता। और वो इतने बड़े लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं, तो सभा तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बादली के अंदर 4-5 हजार आदमी
अब के यात्रा का स्वागत करने में, अभिनंदन करने में खड़े हुए थे। किसकी भीड़? जो हमारी सभा सफल था। किसकी भीड़ थी? अभय चौटाला? वो कांग्रेस की भीड़ साहब आपकी भीड़ थी? अबे चौटाला के लिए। अरे साहब नरेश बादली लेके गया था भीड़ को, अभय चौटाला का क्या? तो जब वो भाई मेरे अब्बे के साथ स्वागत करने के लिए जा सकते हैं तो वो इनेलो पार्टी का ही तो स्वागत कर रहे थे। कांग्रेस के ये तो है मेरी मेन ताकत। अगर मेरे भाई मेरे ऊपर मेहरबान है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। चलो एक एक विधानसभा के अंदर 10-10 उम्मीदवार तैयार कर रखे हैं, एक साइड में ले जाते हैं। परिवार का सदस्य है, तेरे को लंबी राजनीति करनी है, तू लंबी रेस का घोड़ा, ना टिकट की भरेंगे ना नाटेंगे। जब आखिरी समय आएगा तो एक लड़ेगा ना, 9 उम्मीदवारों का किसी हल्के में तो 12-12, 13-13 वो भीड़ इकट्ठी करते हैं, होड़ लगाते हैं और उनका वादे होना भी तय है। मैं तो ये कह रहा हूं भाई, समय रहते जाग जाओ और अपना जो नाजायज घर लुटाने की कार्रवाई चल रही है उससे समझ जाओ, अवगत हो जाओ, सावधान हो जाओ। चलो, आपकी काली जवान आपने दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा के बारे में बता दिया, चलो ठीक है। अब अभय चौटाला के बारे में, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में तो बता दीजिए, काली जवान कहती क्या? नहीं देख लो आप, नहीं देखना क्या? आपने मेरा पहले इंटरव्यू लिया था, उसमें आज कितना अंतर है मैं तो बता नहीं रहा। आज तो 20 सीट भन चैनल ही बता रहे हैं कि 20 सीट पर पहुंच गया अभय सिंह चौटाला। कौन सी 20 सीट? हवा में तीर मारने से 20 सीट आगे आ जाएंगे आप? नहीं, हवा में तीर क्यों मार रहे हैं? कौन सी 20? मीडिया बता रहे हैं, अलग अलग चैनल कौन सी मीडिया बता रहा है 20 सीट? मीडिया बता रहे हैं। आप नरेश शर्मा जी कमेंट में राय जरूर दे दीजिए, ये भी आप लिख के, पूरा हरियाणा के पूरे भारत के लोग देख रहे हैं। वास्तव में क्या अभय चौटाला की 20 सीटें हरियाणा में आ रही हैं? ये आप पे छोड़ता हूं मैं, ये उनकी पार्टी के नेता हैं और नेता तो गुणगान अपनी पार्टी का करे हीगा। सब कौन सी 20 सीट निकाल रहे हो आप? कौन से युग में जी रहे हैं आप? मुख्यमंत्री रह चुके आप 5 बार साहब, कौन सी परिवर्तन यात्रा? अब 5 बार परिवर्तन नहीं आया इन लोगों से, अब फिर परिवर्तन यात्रा निकल रही है रथ लेके। क्या बात है, सलूट करता हूं सर मैं आपको। क्या परिवर्तन लेके आ रहे हो? छठी बार कौन सा परिवर्तन आ रहा है? पहले नहीं आया कभी? परिवर्तन आएगा बेरोजगारों को रोजगार देने का। पहले कहाँ चले गए थे? परिवर्तन आएगा जो ये राशन कार्ड, पीले कार्ड, गरीबों के साथ दुराचार अन्याय किया जा रहा है, इनको राहत देने का। परिवर्तन आएगा किसानों को उचित मुआवजा फसलों का, जो ये दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं, इसका परिवर्तन आएगा और किसानों को राहत देने का काम किया जाएगा और किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं उनको जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए लोकहित की योजनाएं लाने का परिवर्तन लाया जाएगा। परिवर्तन लाया जाएगा जो ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, आए दिन तुगलकी फरमान जनाक है, भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं जनता के बीच में खड़ी करती है, इसको रास्ता दिखाने का, घर का रास्ता दिखाने का परिवर्तन आएगा। इसको हरियाणा को मुक्ति दिलाने का परिवर्तन आएगा। क्या बात है, सलूट करता हूं मैं। नरेश शर्मा विधायक मेरे साथ बादली से बने हुए खास बातचीत में बेबाक बोलते हैं, दिल के साफ है, इतना तो मैं कहूँगा, क्योंकि जो बात बोलते हैं अपने दिल से बोलते हैं और कभी ये भी नहीं कहते ये बोलना है, ये लिख के बोलना ये नहीं है। सर मैं आपको सलूट करता हूँ। 5 बार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के ऊपर का चौटाला और साहब हर बार परिवर्तन लेके आते हैं। क्या बात है जी, ये परिवर्तन खत्म नहीं हुआ आपका? इनकी सरकार थी, खुद मुख्यमंत्री थे, जो काम गिनवा रहे हैं उस समय पूरे हो जाते तो आज इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अब परिवर्तन यात्रा निकाल के कौन सा परिवर्तन समझ में नहीं आया? कितनी बार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक तारीख पे तारीख लगती रहेंगी और ये कब तक परिवर्तन यात्रा चलती रहेंगी? हमारे समझ से परे है सर, आप समझा दीजिए जनता। आपकी समझ में आएगा रिजल्ट आने के बाद, आपकी समझ से परे ही रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि महागठबंधन होने जा रहा है। आप शायद 3-4 दिन से फील्ड में हो, सेंटर की खबरें आपने पढ़ी, मुझे पता है। बिहार के अंदर पूरा समूचा विपक्ष एकत्रित होया और उन्होंने इनेलो पार्टी को भी निमंत्रण दिया है। क्या फर्क पड़ेगा महागठबंधन? क्या फर्क पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की नकारा मक्कार और जो अर्थव्यवस्था टूट रही है और आज देश की सरकारी संपत्तियां बिक रही है और आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की नकारा सोच और नकारा नीतियां और तुगलकी फरमान से आज भारत की जनता पूर्ण रूप से बिलबिला उठी है और इसको उखाड़ फेंकना चाहती है। और महागठबंधन लोकहित का एजेंडा पेश करेगी और ये बात सही है
कि बड़े उद्योगपति वोट डालने भी नहीं जाते, लेकिन गरीब लोग जो हैं, सम्मानित मतदाता जो हैं, उन्हीं के बीच में हम जाएंगे और उनके लोकहित के एजेंडे पेश किए जाएंगे, लोकहित की नीतियां प्रस्तुत की जाएंगी, लोकहित में योजनाएं बढ़ाई जाएंगी और महागठबंधन बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए। सब महागठबंधन उखाड़ेगा, जनता उखाड़ेगी। जनता उखाड़ेगी, तो सब जनता को फर्क, जनता से अपील करेंगे और जनता मेहरबानी करेगी। जनता जनार्दन ही प्रजातंत्र के अंदर भगवान का रूप है और उसी के चरणों में जाएंगे और उसी का आशीर्वाद लेकर और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम तो डरावने भाईचारे थे और मतदाता थे और उसका फरमान और उसका आदेश सर्वप्रिय हमारे लिए, सर्वमान्य है। हम ना डरते कि ये नेता वेता थे, किससे तभी धरती पर जन्म ले गए। अगर डरा है ना अपने चाचा ताऊ, अपने परिवार के सदस्य, अपने भाई और मतदाता, जिन्होंने एक गरीब आदमी को जो कब सोच भी नहीं सकता था, जिसके कनस्तर में 2.5 किलो आटा नहीं बचा था, जेब के अंदर दमड़ी नहीं बची थी, उसको अगर जनता की मेहरबानियों से मैं कुछ हूं तो मेरे बादली विधानसभा के मतदाताओं के आशीर्वाद से, और धन्य है वो भाई, भला उनका, जिन्होंने मैं एमएलए भी बनाया और मेरा कर्जा भी तारा। तो उनका एहसान मैं 7 जन्म लेकर और उनके पैर धो के पीऊं जब भी मेरे से नहीं उतर सकता। तो मतदाता को आप कहाँ उठा रहे हो? मतदाता ही मेहरबानी करेगा तो ही ये नकारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और डरता कोई किसी से नहीं। समझौते तो बीजेपी भी अब भी 10-12 पार्टियों से गठबंधन कर रही है, लेकिन आपका बंधन बनेगा क्यों नहीं? क्यों जरूरत महसूस होगी? लोकहितों के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए, जो कुठारघात हो रहा है। क्या बात है, 70 साल से लोकहित देखी हो रही है। 70 साल क्यों, समय समय पर तरक्की की है। भारत जब आजाद हुआ तो खाने के लिए अन्न नहीं था और बहुत दुर्दशा का शिकार था, और देश ने तरक्की करी है। हर मोर्चे पर, हर पहलू पर तरक्की की है, भारत ने तरक्की की है। और अगर थर्ड फ्रंट बनेगा तो भिन्न भिन्न नेता आएंगे, भिन्न भिन्न राज्यों से आएंगे और पूरे समूचे भारत का विकास होगा और ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे कि गरीब से लोगों का उत्थान होगा। चलो नरेश शर्मा जी, हम ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे बीजेपी का पत्रकार है, तो हम ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी नरेश शर्मा जी जो कही गई ना, मुझसे वो जमाना कर रहा। आप तो फेवर तो कई लीडरों का लेके खुल्लम खुल्ला, पर मैं ये भली बाती आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी नेता से ना इसके ना दबे, ना उसकी किसी की हैसियत। हम तो अगर किसी से दबते हैं तो अपने भाईचारे से, अपने मतदाता से और अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने चाचा ताऊ और भाइयों से, उनसे बड़ी ताकत कोई नहीं है हमारे को दबाने वाली। तो नरेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की आपने। ठीक है, कोई त्रुटि होगी हो तो अक्षमा। जय हिंद। तो हमारे साथ नरेश शर्मा जी पूर्व विधायक बादली से बने होते, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और अक्सर इनके पास आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि दिल के बिल्कुल खुले हैं, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं, यानी कि दो मुँह नहीं हैं। राजनीति में ज़रूर ये विधायक बने, लेकिन राजनेता की तरह दो मुंह नहीं हैं और इनको राजनीति करनी आती भी नहीं है, ये सच्ची बात है। क्योंकि राजनेता बोलते कहीं हैं, कहीं पे नज़र, कहीं पे निशाना। शर्मा जी कई बार कहते हैं, साहब हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहाँ पानी कम था। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी वीरेश सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।